everyone, once again welcome you all on the Soka Online YouTube platform channel. So स्टूडेंट, कल के लेक्चर में मैंने बात किया था नॉन फाइनाइट्स के बारे में. नॉन फाइनाइट्स में मैंने देखा था कि इन्फिनेटिव और उससे रिलेटेड बहुत सारे रूल्स के बारे में. सो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इन्फिनेटिव के, नॉन फाइनाइट के ही सेकंड जो पार्ट है जिनका नाम है जिरंड. तो स्टूडेंट, आइए हम समझते हैं जिरंड क्या होते हैं, जिरंड से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, एंड हाउ आर यू गोइंग टू आइडेंटिफाई दैट इन अ गिवन सेंटेंस द पर्टिकुलर वर्ड इज अ जिरंड. मतलब किसी भी सेंटेंस में आप कैसे पहचानेंगे कि जो दिया गया वर्ड है वो एग्जैक्टली जिरंड ही है. तो आइए हम बताते हैं उसके बारे में. स्टूडेंट, अगर हम बात करें जिरंड की, सो जिरंड एक नॉन फाइनाइट्स का ही पार्ट है और ये बेसिकली जिरंड किस फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, तो ये होता है वर्ब के फोर्थ फॉर्म में एग्जिस्ट होता है. ध्यान दीजिएगा, कहीं भी वर्ब के फोर्थ फॉर्म अगर आपको दिखाई देते हैं तो वो जिरंड होते हैं. और ये जिरंड एक्चुअली यहाँ पे ये क्रिया नहीं होते हैं या होते हैं नाउन होते हैं. ठीक है, बिफोर इन द फॉर्म ऑफ नाउन, इन द फॉर्म ऑफ नाउन. तो जब यही फोर्थ फॉर्म का प्रयोग नाउन के रूप में किया जाता है, फोर्थ फॉर्म का प्रयोग, तो ध्यान दीजिएगा वो जिरंड कहलाता. तो सबसे पहला जो बेसिक होता है इसका, फर्स्ट ये कहता है कि जिरंड का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह किया जाता है. जैसे मैंने कहा स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ. तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इस सेंटेंस की स्टार्टिंग स्मोकिंग से हुआ है और आप ये भी जानते हैं कि प्रत्येक सेंटेंस की स्टार्टिंग सब्जेक्ट से होती है. और सब्जेक्ट क्या हो सकता है, मैंने नाउन में भी बताया था कि सब्जेक्ट दो हो सकते हैं, नाउन हो सकते हैं या तो प्रोनाउन हो सकते हैं. तो जाहिर सी बात है यहाँ जो स्मोकिंग जो यूज किया गया है, स्मोकिंग या एक नाउन की तरफ प्रयोग किया गया है, तो इसी का नाम हम देंगे यहाँ पे जिरंड. नाउन के फॉर्म में है. तो अगर इससे मैं पूछे आपका ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है, तो यह एक जिरंड है. क्या है स्टूडेंट? यह एक जिरंड है. यह एक जिरंड है स्टूडेंट. ओके, तो एज ए सब्जेक्ट की तरह यहाँ प्रयोग किया गया है, एज अ सब्जेक्ट की तरह प्रयोग किया गया. सेकेंड, अगर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो जिरंड यूज कैसे किया जाता है, तो जिरंड का ऑब्जेक्ट की तरह भी प्रयोग किया जाता है. जैसे दूसरा मैंने सेंटेंस लिखा, ही enjoyed swimming last night. तो आप देख रहे हैं यहाँ पे यह एक इंजॉय क्या होगा, हमारा एक वर्ब हो गया. इस वर्ब के बाद क्या आता है, आपका ऑब्जेक्ट आता है. तो यहाँ पे यह एक ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है. बट अगर ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका नाम क्या होगा, यह एक जिरंड है. क्या स्टूडेंट? यह एक जिरंड है. तो इसके जिरंड के दो रूप हो गए. और ध्यान दीजिएगा हमेशा कि जब कभी भी वर्ब के फोर्थ फॉर्म को नाउन की तरफ प्रयोग किया जाएगा तो हमेशा वो जिरंड ही कहलाता. आइए स्टूडेंट, अगला जो इसका प्रयोग हम बताएंगे, अगला किस तरह से जिरंड का प्रयोग किया जाता है, तो उसके बारे में बताने जा रहा हूं. अगला एक आता है जिरंड इज यूज्ड, जिरंड इज used as an object of preposition. सो स्टूडेंट, मैं आपको एक चीज बता दूं कि बहुत सारे ऐसे वर्ब हैं जिनके साथ फिक्स प्रेपोजिशंस आते हैं और ऐसे वर्ब्स जिनके साथ फिक्स प्रीपोजिशंस का प्रयोग किया जाता है, ऐसे सभी को हम बोलते हैं फ्रेजल वर्ब. क्या बोलते हैं? फ्रेजल वर्ब. अब फ्रेजल वर्ब के बाद जितने भी प्रीपोजिशन होते हैं, ऑफ होते हैं, टू होते हैं, एट होते हैं, ऑन होते हैं, जो भी होते हैं, फ्रॉम होते हैं,
तो इन सभी प्रेपोजिशंस के बाद हमेशा जिरंड का प्रयोग किया जाता है। तो आइए मैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा। जैसे मैंने कहा एक एग्जाम्पल के माध्यम में, आई एम fond of playing क्रिकेट। और एक मैंने और लिखा सेंटेंस, शी इज थिंकिंग ऑफ सिंगिंग अ सॉन्ग। सो स्टूडेंट, मैंने जो तीसरा इसका जिरंड का जो रूप लिखा है वो क्या मैंने बताया है कि जिरंड प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट, आपके पेपर सेटर क्या करेंगे, पेपर सेटर यहाँ पे क्वेश्चन बना सकता है इसी एग्जांपल से। क्वेश्चन क्या बनाएगा कि इन द गिवन सेंटेंस प्लेइंग इज, अगर हम बात करें यहाँ प्लेइंग का, तो प्लेइंग क्या है, तो देखिए यहाँ पे ये ऑफ क्या है, या एक प्रेपोजिशन है और ये हमारा क्या है, मुख्य क्रिया है। तो अभी जस्ट मैं बोला हूं कि फॉन्ड ऑफ का अगर हमने बात किया, सॉरी ध्यान दीजिएगा यहाँ स्पेलिंग में FOND, आई एम फॉन्ड ऑफ, नॉट फाउंड है, आई एम फॉन्ड ऑफ, आई एम फॉन्ड ऑफ। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, जब यहाँ पे अगर मैंने एक क्रिया लिखा है, इस क्रिया के साथ एक प्रेपोजिशन आ जाता है, फ्रेजल वर्ब हुआ, और इस ऑफ के बाद या ऑन के बाद यहाँ आता है या फ्रॉम आता, तो हमेशा कौन सा रूप प्रयोग किया जाता है इन सभी के बाद। तो जब कभी भी हम प्रेपोजिशन का एज ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ये प्रेपोजिशन होता है, इस प्रेपोजिशन के लिए क्या कहलाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो ये भी यहाँ प्लेइंग भी क्या है, हमारा एक जिरंड। ओके स्टूडेंट, इसी तरह से अगर यहाँ हम बात करें, देखिए थिंक ऑफ, तो थिंक ऑफ का ये चौथा रूप है। थिंक ऑफ भी एक क्या है, फ्रेजल वर्ब है। थिंक ऑफ का मतलब होता है यह सोचना, ठीक है। तो जब थिंक ऑफ दे दिया गया तो ये एक फ्रेजल प्रीपोजिशन है, और इसके बाद अगर हम बोले क्या प्रयोग किया जाता है, तो इसके बाद हमेशा जिरंड का प्रयोग किया जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ सिंगिंग की अगर हम बात करें, अगर आपके पेपर में पूछ लिया जाए यहाँ सिंगिंग क्या है, तो सिंगिंग भी ये क्या है, हमारा एक जिरंड है। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से ध्यान दीजिएगा, आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और पूछे जाते भी हैं, ध्यान दीजिएगा। सो स्टूडेंट, अगला जो हम बात करेंगे वे कौन कौन से वर्ब्स हैं जिनके बाद हमेशा जिरंड का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने जब इन्फिनेटिव के बारे में बात किया था, तो वहां मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके बाद हमेशा इन्फिनेटिव का प्रयोग किया था। जैसे मैंने कहा था कि जब पर्पज को, किसी उद्देश्य को दिखाना हो, तो वहां पे हमने इन्फिनेटिव का प्रयोग बताया था। दूसरा, जब हमें किसी मैनर को एक्सप्रेस करना हो, किसी काम को करने के ढंग को एक्सप्रेस करना हो, तो उस कंडीशन में भी मैंने बताया था कि इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ भी इसमें भी, इस पार्ट में भी मैं बताऊंगा कि वे कौन कौन से वर्ब्स हैं जिनके बाद हमेशा आपका जिरंड का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले आपको इसको नोट कीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। सो स्टूडेंट, आइए नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट। अगर हम बात करें उन वर्ब्स की जिनके बाद हमेशा जिरंड का प्रयोग किया जाता है, वे कौन कौन से हैं, तो आइए हम बात करते हैं उन सभी के बारे में वन बाय वन। सो स्टूडेंट, अगर हम बात करें यहाँ स्टार पॉइंट की या नोट पॉइंट लिख लीजिएगा। नोट पॉइंट की अगर हम बात करें तो नोट पॉइंट में क्या है, ध्यान दीजिएगा, कुछ वर्ब्स जिनके बाद हमेशा जिरंड का प्रयोग किया जाता है, जिरंड का प्रयोग किया जाता है। वो कौन कौन सा है,
दैट इज। आइए देखते हैं कौन कौन सा है। जैसे मैंने लिखा लव, लाइक, डिसलाइक, डिसलाइक। ओके स्टूडेंट, इसी तरह से मैंने लिखा रिग्रेट, ऐसे मैंने लिखा स्टॉप, ऐसे मैंने लिखा अवॉइड। ओके स्टूडेंट, तो दीज आर सम्स वर्ब जिनके बाद हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जब इसी तरह से मैंने लिखा इंजॉय, इंजॉय, तो ध्यान दीजिएगा इस तरह के मैक्सिमम जो वर्ब्स होते हैं अपनी बात हमेशा जिरंड को ही लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो इसको नोट कर लीजिए। इसी तरह से कुछ और भी वर्ब्स आते हैं, जैसे हो गया आपका इमेजिन, इमेजिन, नो यूज ऑफ। ओके, इसी तरह से आपका आता है प्रॉमिस। ओके, प्रॉमिस, लिखते जाइए इसको ऐसे और को। ऐसा आता है फॉरगिव, आता है आपका फॉरगिव आता है। ओके, ऐसे एक और वर्ड आता है जिसको बोलते हैं पार्डन, पार्डन। तो डियर स्टूडेंट, ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं, ध्यान दीजिए, जो कि हमेशा अपनी बात जिरंड को ही लेकर आते हैं। इनके अलावा अगर कहीं भी वर्ब आते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो उनके बाद इन्फिनिटिव का भी प्रयोग किया जा सकता है, पार्टिसिपल का, लेकिन इनके बाद ध्यान दीजिएगा जब भी अगर बात किया जाएगा तो जिरंड का ही प्रयोग किया जाएगा। ओके, चलिए स्टूडेंट, तो ये हो गया जिरंड के बारे में। अगला हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कैसे पूछे जाएंगे। ठीक है, जैसे एक और याद आ गया मुझे, लिख लीजिएगा, रेजिस्ट भी एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है रोकना। ठीक है, तो आइए कुछ हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा एग्जाम्पल के तौर पे, आई लाइक प्ले क्रिकेट। तो ध्यान दीजिएगा ये एक ऐसा वर्ब है जिनके बाद हमेशा जिरंड का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें सही जो होगा फॉर्म वो क्या होगा, आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट। ओके, एक और सेंटेंस मैंने लिखा, यू शुड अवॉइड, यू शुड अवॉइड टू स्पेंड मच मनी। तो देखिए अभी ये सेंटेंस में एरर है, और एरर क्या है, यहाँ देखिए अवॉइड आ गया। तो जब कभी भी अवॉइड की बात हम करेंगे तो स्टॉप हो या अवॉइड हो या रेजिस्ट हो, ध्यान दीजिएगा, तो हमेशा इनके बाद क्या आएगा, जिरंड आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पेंडिंग। इसके बाद क्या हो जाएगा, स्पेंडिंग होगा जिरंड के फॉर्म में। तो यू शुड क्या, अवॉइड स्पेंडिंग मच मनी। ओके स्टूडेंट, इस तरह के एरर पूछे जा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। सो स्टूडेंट, और भी कुछ हम अब अगला जो बताने जा रहे हैं, ये तो हमारे वे वर्ब्स हो गए जिनके बाद हमेशा जिरंड का ही प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगला जो चीज हम बताने जा रहे हैं, कुछ ऐसे फ्रेजल वर्ब भी हैं जिनके बाद हमेशा हमेशा जिरंड का ही प्रयोग किया जाएगा, उनको भी आइए हम देख लेते हैं। अब ये स्टूडेंट फ्रेजल वर्ब मतलब इस रूल को लिखवाने से पहले मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं। तो आइए सुनते हैं फ्रेजल वर्ब के बारे में। फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा, फ्रेजल, अगर हम फ्रेजल वर्ब्स की अगर हम बात करें स्टूडेंट,
तो फ्रेजल वर्ब क्या कहता है कि ऐसे मतलब वर्ब्स जिनके बाद एटलीस्ट एक फाइनाइट वर्ब हो और इनके साथ कोई ना कोई प्रेपोजिशन हो। क्या हो? इनके साथ कोई ना कोई प्रेपोजिशन हो, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को ही हम बोलते हैं क्या? फ्रेजल वर्ब। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम नाम देते हैं फ्रेजल वर्ब। ओके स्टूडेंट, जैसे मैंने यहां लिखा यूज टू, तो यूज टू भी एक फ्रेजल वर्ब है। इसी तरह से मैंने यहां लिखा थिंक ऑफ, तो थिंक ऑफ भी यहां क्या हो गया? एक फ्रेजल वर्ब हो गया। इसी तरह से मैंने लिखा फील लाइक की, अगर मैंने बात किया फील लाइक भी एक क्या है? फ्रेजल वर्ब है। पता कैसे चल रहा है? देखिए इनके बाद वर्ब और एक क्या? प्रेपोजिशन है। अगर इसी तरह से मैंने कहा फाइट साई ऑफ, इसी तरह से मैंने लिखा कि कीप ऑन, ये सभी के सभी क्या होते हैं? फ्रेजल वर्ब होते हैं। तो इसको पहले नोट कीजिए, फिर मैं अगला बताऊंगा कि फ्रेजल वर्ब के बाद हमेशा किसका प्रयोग किया जाएगा? जिरंड का प्रयोग किया जाएगा। तो पहले इसको नोट कीजिए, फिर मैं बताता हूं। अगर हम बात करें स्टूडेंट फ्रेजल वर्ब को, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेजल वर्ब हम इसके बाद प्रेपोजिशन में भी पढ़ेंगे, जिसको हम फिक्स प्रीपोजिशन के नाम से जानते हैं। इसी को हम बोलते हैं फिक्स प्रीपोजिशन, मतलब ऐसे प्रीपोजिशन जो कि वर्ब के साथ फिक्स होते हैं। इस वर्ब के साथ यही प्रीपोजिशन आएंगे, इसीलिए इनका नाम भी दिया जाता है फिक्स प्रीपोजिशन। तो आइए स्टूडेंट हम बात करते हैं अगला जो है कि कुछ ऐसे फ्रेजल वर्ब जिनके बाद हमेशा जिरंड का प्रयोग किया जाता है। तो लिख लेते हैं कुछ फ्रेजल वर्ब जिनके बाद हमेशा जिरन का प्रयोग होता है। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से हैं। जैसे यहां भी मैंने लिखा है यूज टू, इसी तरह से कामा accustomed टू, ओके। इसी तरह से मैंने लिखा थिंक ऑफ, ऐसे मैंने लिखा फील लाइक, ऐसे मैंने लिखा कीप ऑन, ओके स्टूडेंट। ऐसे मैंने लिखा फाइट साई ऑफ का मतलब होता है जी चुराना, जिसको हम बोलते हैं। ऐसे आपका होता है एडिक्टेड टू, किसी चीज के लत लग जाना, एडिक्टेड टू स्टूडेंट, ओके, लत लगना जिसका मतलब होता है। इसी तरह से होता है इन एडिशन टू, इसी तरह से अब तो आपका होता है लुक फॉरवर्ड टू। तो ये कुछ हैं आपके फ्रेजेज हैं, फ्रेजल वर्ब्स हैं, जिनके बाद हमेशा ध्यान दीजिएगा जिरंड का ही प्रयोग किया जाता है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल के तौर पे आई यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, मैंने लिखा आई यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो बताइए इसमें एरर क्या है?
बताइए इसमें। तो बस यही ध्यान देना है कि जब कभी भी ये फ्रेजल वर्ब आ जाए यूज टू, तो ध्यान दीजिएगा इनके बाद आने वाला ये जो वर्ब होगा हमेशा जिरंड में लिखा जाएगा, तो ये गलत है और इसके जगह पे क्या होना चाहिए, आई यूज टू गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अगला इसी तरह से मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही इज एडिक्टेड टू स्मोक। तो ही इज एडिक्टेड टू स्मोक नहीं होगा, यहां पर ही इज एडिक्टेड टू, यहां पे हो जाएगा स्मोकिंग जिरंड। बस आपको यही चीज ध्यान देना है कि जब कभी भी ये अगर फ्रेजल वर्ब आते हैं कहीं भी, तो इन सभी के बाद ध्यान दीजिएगा आपका हमेशा जिरंड लगना चाहिए, न कि इन्फिनेटिव का प्रयोग करना चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे फ्रेजल वर्ब, बस जहां देखिएगा फ्रेजल वर्ब है तो उन फ्रेजल वर्ब के बाद हमेशा आप कोशिश कीजिएगा कि जिरंड लिखने के लिए। ठीक है, ये हमारे रूल्स आते हैं। चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट योर जिरंड। जैसे मैंने एक सेंटेंस और लिखा यहाँ पे, जैसे लिखा आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ डूइंग गुड इन एग्जाम। तो देखिए कॉन्फिडेंट हो गया, तो इस कॉन्फिडेंट के बाद ये आपका प्रेपोजिशन आया, तो ये भी हमारा फिक्स प्रेपोजिशन है, तो इसलिए वर्ब प्लस प्रेपोजिशन क्या होगा, फ्रेजल वर्ब होगा, तो इसके बाद भी जो आएगा वो क्या होगा, जिरंड होगा। ओके स्टूडेंट, अगला जो हम बात करेंगे वो है आपका पार्टिसिपल है। तो मैंने नॉन फाइनाइट का 3 पार्ट बताया था, इन्फिनिटिव, जिरंड और पार्टिसिपल, जिसमें मैंने इन्फिनिटिव को कंप्लीट कर लिया, जिरंड को कंप्लीट कर लिया। अगला जो हम बात करेंगे पार्टिसिपल के बारे में, तो इसको नोट कीजिए। अगला जो हम बात करेंगे स्टूडेंट वो है पार्टिसिपल है। अब पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, आइए इसको हम देख लेते हैं। अब पार्टिसिपल की अगर हम बात करते हैं जब कभी भी, तो ध्यान दीजिएगा ये पार्टिसिपल 3 फॉर्म में एग्जिस्ट हो जाएंगे। पहला जो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, दूसरा जो होता है पास्ट पार्टिसिपल होता है, और तीसरा जो होता है जिसको हम बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। तो आइए इन सभी तीनों में हम अंतर को समझेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल कब कहेंगे इनको, कब इनको बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल और कब इनको बोलेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल, क्योंकि इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इस सेंटेंस में दिया गया जो है वर्ड वो एक्चुअली प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है, या फिर वो परफेक्ट पार्टिसिपल है। तो इसको मैं बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट में आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे आप पार्टिसिपल को पहचानेंगे। ओके, तो अभी मैंने आपको एक चीज बताया डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा कि यदि किसी भी वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगा हो, क्या मैंने बोला, आईएनजी फॉर्म में हो, तो अगर आपका हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत आता है तो वर्ब कहलाएगा। ठीक है, यदि यही आईएनजी फॉर्म, यदि इसी वर्ब में आईएनजी लगा हो और ये नाउन की तरह अगर ट्रीट किया जा रहा है तो इसी को अब हम नाम दे देंगे। ये तो हमारा एक आपका इस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद अगर हेल्पिंग वर्ब की तरह, हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है तो फिर आप इसको एक नाम दे दीजिएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है तो यहाँ आपका क्या कहलाएगा, ये एक वर्ब ही होगा। लेकिन अगर जब आईएनजी फॉर्म को अगर नाउन की तरह अगर ट्रीट करेंगे तो इसी को हम क्या बोलते हैं, जिरंड। लेकिन डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, जब इसी वर्ब प्लस आईएनजी को अगर एज ए एडजेक्टिव की तरह अगर हम ट्रीट लगते हैं करने ना, एडजेक्टिव की तरह ट्रीट करते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या हुआ, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, इनको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो आइए हम डिटेल इसकी हम बात करते हैं कि पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, फिर मैं इसे क्लासिफिकेशन की तरफ बात करेंगे। ओके, मैं इसलिए इस चीजों को बता दिया हूं ताकि आप
वर्ब के फॉर्म पढ़े हैं तो आपको ये ना लगे सर ये तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म है और आप पार्टिसिपल इसका नाम दे रहे हैं, इसलिए मैं आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया हूँ। सो स्टूडेंट आइए अगर हम बात करें यहाँ पे पार्टिसिपल की, अगर हम बात करते हैं पार्टिसिपल, तो ध्यान दीजिएगा पार्टिसिपल की जब भी हम बात करते हैं तो पार्टिसिपल में हमें तीन चीजें देखने को मिलता है। पहला मिलता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और सेकंड जो आपका मिलता है वो मिलता है पास्ट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल। हाँ तीसरा जो अगर हम बात करें तीसरे की, तो तीसरा जो होता है परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। डियर स्टूडेंट मैं इन तीनों को डिस्कस करूं इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैसे आप प्रेजेंट पार्टिसिपल को पहचानेंगे, कैसे आप पास्ट पार्टिसिपल को पहचानेंगे, एंड हाउ आर यू गोइंग टू आइडेंटिफाई परफेक्ट पार्टिसिपल, कि आप कैसे परफेक्ट पार्टिसिपल को पहचानेंगे। तो उसके लिए बेसिक जो रूल होता है उसको मैं बताना चाहूंगा कि यदि किसी भी वर्ब के अंत में, यदि किसी भी वर्ब के अंत में अगर आईएनजी हो और कैसे काम कर रहा हो एज एन एडजेक्टिव, एज एन एडजेक्टिव की अगर हम बात करें, यदि वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो समझिएगा कि वो क्या होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। लेकिन यदि किसी भी सेंटेंस में अगर V2 फॉर्म में हो, ठीक है, या फिर अगर किसी वर्ब के अंत में टी हो, या फिर किसी वर्ब के अंत में अगर ईएन हो, ठीक है, तो ध्यान देने की बात यह है डियर स्टूडेंट कि ऐसे सभी वर्ब को हम नाम देते हैं पास्ट पार्टिसिपल की बात करते हैं। अगला अगर हम बात करें स्टूडेंट परफेक्ट पार्टिसिपल, तो ध्यान दीजिएगा जब हम वर्ब के थर्ड फॉर्म को लेके और हैविंग लगा देते हैं, जैसे मैंने कहा हैविंग प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये जो फॉर्म कहलाता है इसी को बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। तो आइए एग्जांपल के माध्यम से मैं समझना चाहूंगा प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होते हैं और पास्ट पार्टिसिपल क्या होते हैं। तो जैसे मैंने एग्जांपल लिखा ही हैज अ स्माइलिंग फेस, एक मैंने और देखा बर्निंग कैंडल इज ब्लो आउट, ठीक है, सॉरी इज ब्लो आउट। थर्ड फॉर्म पैसिव हो जा रहा तो ब्लोन आउट, ठीक है, पैसिव ऐसे ध्यान दीजिए, और बर्निंग कैंडल इज ब्लोन आउट। अगला एक मैंने एक सेंटेंस और लिखा कि अ बर्न्ट पेपर is found to be useless, ठीक है। अगला अगर हम बात करें स्टूडेंट अ ब्रोकन चेयर और ब्रोकन चेयर इज रिपेयर्ड, ठीक है। आइए स्टूडेंट हम इन एग्जाम्पल पे बात करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे इस स्माइलिंग फेस को और यहाँ इस बर्निंग की बात करें तो हमें क्या मिलता है, हम क्या पाते हैं। तो देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे एक रूल होता है कि यदि कहीं भी नाउन हो, क्या मैंने कहा, यदि नाउन हो तो नाउन के अगर ठीक पहले कोई भी वर्ड आए तो ये हमेशा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, और इस एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल ए भी आ सकते हैं, एन भी आ सकते हैं, और यहाँ पे द भी आ सकता है। अगर कहीं भी ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देते हैं तो नाउन के ठीक पहले जो आते हैं उन्हीं को एडजेक्टिव कहते हैं। तो अगर हम इसको पहले वाले सेंटेंस को चेक करें तो ये क्या फेस हमारा नाउन है, जी हाँ।
तो नाउन की विशेषता बता रहा है, कैसा फेस है, तो स्माइलिंग है। तो इसलिए यहाँ पे जो आईएनजी है ये कैसे यूज किया गया है, एज अ एडजेक्टिव। और जब यही आईएनजी एज एडजेक्टिव की तरह काम किया जाएगा तो इसी का नाम क्या कहलाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ऑप्शन अगर आपको दिया जाए कि इसमें स्माइलिंग क्या है, आपको ऑप्शन दे दिया जाए ऐसे इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव, बी ऑप्शन आपको दे दिया जाए जिरन, सी ऑप्शन आपको दे दिया जाए मैंने कहा पार्टिसिपल, और एक ऑप्शन मैंने दे दिया और मैंने मान लीजिए कर दिया वर्ब। तो आप क्या मारेंगे यहाँ पे, तो एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, इसको इन्फिनेटिव नहीं बोलेंगे, इसको जिरंड अब नहीं बोलेंगे। जिरंड कब बोलते हैं, जब ये नाउन का काम करता है तब, क्योंकि ये यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पार्टिसिपल। अगर पार्टिसिपल में भी पूछेगा किस तरह का पार्टिसिपल है तो क्या हो जाएगा, हमारा प्रेजेंट होगा। अब सेकेंड वाले एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो सेकेंड वाले एग्जाम्पल को आप खुद स्वयं चेक कीजिए डियर स्टूडेंट कि क्या सेकेंड वाले एग्जाम्पल में ये जो बर्निंग है, क्या ये एक बर्निंग एडजेक्टिव का काम कर रहा है क्या। अगर आपको नहीं पता था आइए हम बताते। कैंडल क्या है, नाउन है, नाउन के ठीक पहले जो आता है उसकी विशेषता बताओ, उसको क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव। क्या इस एडजेक्टिव को पहले इंडेफिनिट आर्टिकल लगा, क्या इस पूरे स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, यस फॉलो कर रहा। तो जब ये फॉलो कर रहा है तो जाहिर सी बात ये बीच में जो आ रहा बर्निंग ये क्या है, एडजेक्टिव है। और जब ये एडजेक्टिव की तरह ये काम कर रहा है यहाँ पे आईएनजी फॉर्म, तो इसलिए ये भी क्या हुआ, हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया स्टूडेंट। अगली अगर हम बात करें यहाँ बर्न्ट की, अगर हम बात करें तो बर्न्स क्या है, ये भी एक एडजेक्टिव है लेकिन ये V2 फॉर्म में है। तो ध्यान दीजिएगा जब कभी भी किसी भी V2 फॉर्म में ऐसे वर्ब जिसके अंत में ईडी लगा हो, ठीक है, तो या तो क्रिया हो सकते हैं या तो एडजेक्टिव हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि टायर्ड, मैंने यहां लिखा TIRED, टायर्ड। तो टायर्ड का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने कहा आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड का मतलब क्या हुआ, मैं थका हुआ हूं, ठीक है। तो यहां तो क्रिया हो गया। लेकिन अगर मैं ऐसे कहूं कि आई सॉ अ टायर्ड पर्सन लाइक दैट, अगर मैंने यहां ये लिखा, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं क्या बताना चाहता हूं। लेकिन जब अगर मैं ऐसे लिखूं आई सॉ अ टायर्ड मैन, तो आप स्वयं बताइए ना, यहां पे एक टायर्ड एक V2 फॉर्म है, जैसे मैंने बोला आई एम टायर्ड, और यहीं पे एक टायर्ड जो है ये भी इसी फॉर्म में है। यहाँ पे अब देखिए नाउन हो गया, और ये अब नाउन को जो विशेषता बता रहा है मतलब क्या है, एडजेक्टिव हो गया। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट यही मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे भी वर्ब्स होते हैं जो कि वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव भी होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा जितने वर्ब्स जो कि ईडी में लास्ट में ईडी हो और वो वर्ब का भी काम करे और एडजेक्टिव का भी काम करे, तो ध्यान दीजिएगा हमेशा इस कंडीशन में ये हमेशा का हमेशा क्या कहलाएंगे, हमारे पास्ट पार्टिसिपल कहलाएंगे। तो इसलिए अगर इस एग्जाम्पल में और इस एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो ये दोनों के दोनों जो हैं अब ये हमारे पार्टिसिपल हैं। तो किस तरह के पार्टिसिपल हैं, तो इन्हीं को हम बोलेंगे अब पास्ट पार्टिसिपल। उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। आइए अगर हम चौथे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, तभी जस्ट मैं बोला हूं कि यदि किसी भी वर्ब में ध्यान दीजिएगा, यदि V2 फॉर्म हो इन द फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, जो मैंने बता दिया यहाँ पे, अगर किसी भी वर्ब के अंत में टी लगा हो उस कंडीशन में, या किसी वर्ब के अंत में ईएन लगा हो, तो ऐसे सभी वर्ब को हम हमेशा क्या नाम देते हैं, पास्ट पार्टिसिपल देते हैं। तो आइए अगर इसकी हम बात करें और ब्रोकन चेयर, तो क्या यहाँ पे ब्रोकन क्रिया के साथ साथ एडजेक्टिव है, आइए देखते हैं। जी हाँ, अगर हम बात करें इस ब्रोकन की तो यह ब्रोकन थर्ड फॉर्म भी है। किसका थर्ड फॉर्म है, तो ब्रेक का है। आप भी जानते हैं ब्रेक का ये क्या है, थर्ड फॉर्म है। और जब ये ब्रेक का थर्ड फॉर्म है लेकिन यहाँ पे एक क्रिया का काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे यह एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। कैसे, देखिए चेयर क्या है, हमारा नाउन है, जो नाउन की विशेषता बताएगा वो क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। तो इस तरीके से मैं स्टूडेंट क्या बताना चाहता हूं, जब हमारा कोई भी सेकंड क्रिया, सेकंड फॉर्म की क्रिया और थर्ड फॉर्म की क्रियाएं, हमेशा ध्यान दीजिएगा अगर वो हमारे एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि उसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। चलिए, तो उम्मीद करते हैं चीजें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए।
लास्ट जो हमारा बचता है, अब देखिए क्वेश्चन पूछने का ओरिएंटेशन यही हो सकता है कि इन द गिवन सेंटेंस, अगर आपसे पूछा जाए स्माइलिंग क्या है, तो आपने देख लिया जिरंड है। बर्निंग क्या है, आईएनजी में एडजेक्टिव का काम कर रहा है, सॉरी ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसा हो तो पार्टिसिपल, तो किस तरह का पार्टिसिपल होंगे, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होंगे। ओके, जब एडजेक्टिव का काम करेगा तब, लेकिन अगर वो नाउन का काम करेगा तो जिरंड कहलाएगा। ओके, अगर यहां मैंने बोला कि यह सेकेंड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करता है या थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करे, तो उस कंडीशन में उसका नाम क्या बदल जाता है, पास्ट पार्टिसिपल। तो पहले एग्जांपल में दूसरे में स्माइल और बर्निंग जो है वो दोनों के दोनों प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरफ प्रयोग किए गए हैं, और तीसरे और चौथे में ये जो बर्न्ट है और ब्रोकन जो है यह किस तरह प्रयोग किए गए हैं, तो ये है हमारे पास्ट पार्टिसिपल। उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आ गई। चलिए अगला हम बात करेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में। अगर स्टूडेंट हम बात करें परफेक्ट पार्टिसिपल की, तो परफेक्ट पार्टिसिपल बहुत ही इजी होता है पहचानने का तरीका, और उम्मीद करता हूं कि इसमें किसी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, तो आइए हम बात करते हैं, अगला जो है हमारा वो आपका है, अगला जो हम बात करेंगे वो है परफेक्ट पार्टिसिपल। अब परफेक्ट पार्टिसिपल में कैसे हम पहचानेंगे कि हमारे सेंटेंस में जो दिया गया है वो परफेक्ट पार्टिसिपल ही है। तो ध्यान दीजिए, इसके लिए एक तरीका है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल, तो स्टूडेंट अगर आप बात करें परफेक्ट पार्टिसिपल का, तो इसका पहचानने का बहुत इजी तरीका होता है। यदि मान लीजिए किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग हैविंग प्लस मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म से स्टार्ट हो रही है, तो समझिएगा कि क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल। जैसे मैंने कहा हैविंग रिच्ड होम आई टुक माई लंच। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इस हैविंग हो गया, और हैविंग के बाद ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है, तो इसलिए ये जो कहलाएगा हमारा यहाँ पे वर्ब, ये क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल है। ओके स्टूडेंट, तो उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आ गई हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। एक सेंटेंस और लिख लीजिएगा, मैंने लिखा हैविंग किल्ड द टाइगर having killed the tiger, I visited the zoo। ओके, तो इस तरह के ध्यान दीजिएगा, सॉरी यहाँ विजिटेड हो जाएगा। इस तरह की चीजें आप ध्यान दीजिएगा हमेशा, कि जब कभी भी आपको हैविंग प्लस V3 दिखाई दे दे तो समझ जाइएगा कि वो क्या है, हमारे पार्ट्स पर। तो इसके की पॉइंट में नोट कर लीजिएगा, हैविंग प्लस मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म, ये हमेशा क्या कहलाएंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल। सो स्टूडेंट, आज के क्लास का या एंडिंग मैं यही करना चाहूँगा। अगर स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में जो हम बात करेंगे वो नए टॉपिक के साथ लेकर हम बात करेंगे, क्योंकि क्रिया हम पढ़ चुके हैं, वो फॉर्म भी पढ़ चुके हैं, तो डेफिनेटली इसके एप्लीकेशन अब पढ़ेंगे हम। क्रिया के जो हम पूरा अध्ययन कर चुके हैं, तो इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे, और क्रिया का जो एप्लीकेशन जो होता है वो कहाँ पे देखने को मिलता है, तो वो दिखता है आपका टेंस में। ओके स्टूडेंट, तो अगली जो हमारा क्लास होगा, कल की क्लास होगी, वो टोटली बेस्ड होगा टेंस पे। और स्टूडेंट मैं बता दूं, यूपी टेट के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से टेंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। ठीक है,
इट प्ले अ वाइटल रोल आप कर सकते हैं, ठीक है, बहुत बड़ी भूमिका इसकी होती है। सो स्टूडेंट, कल के लेक्चर में हम इसके बारे में बात करेंगे। और इस चीज को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप लोग वो फॉर्म नहीं याद किए हैं तो प्लीज आप लोग वो फॉर्म को याद कर लीजिए, ताकि आप लोगों को टेंस में कोई भी दिक्कत ना हो। ओके स्टूडेंट, लास्ट में मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा इस वीडियो को देखने के लिए। और आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। ओके, हैव अ गुड डे।